एक तो हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के पढ़े, और एक दूसरा है, चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो एक उस रूट से जाते हैं, वो थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रूट है। तो जब आप लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ी थी, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक 1928 या 26 में श्रोडिंगर ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको हम लोग टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं, उसकी हेल्प से हाइड्रोजन एटम के लिए पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था। तो जब वो डेरिवेशन करते हैं, तो एक जगह ऐसा होता है कि जहां श्रोडिंगर कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम के लिए हम वेव फंक्शन माने, उस वेव फंक्शन को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मानते हैं। तो वहां पर जो वेव फंक्शन माना जाता है, उसमें एक आर का फंक्शन होता है, एक थीटा का फंक्शन होता है, एक फाई का फंक्शन होता है। ये दो एंगुलर पार्ट होते हैं और एक ये रेडियल पार्ट होता है। और आगे वेरिएबल सेपरेबल को यूज करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ वेरिएबल मानते हैं। तो रेडियल पार्ट के लिए आर वेरिएबल होता है, और एक कैपिटल थीटा वेरिएबल होता है थीटा के लिए, और एक कैपिटल फाई वेरिएबल होता है फाई के लिए। अभी हम लोग बात करें हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर ये तीन तरह के वेरिएबल हैं, और जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स को लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कुछ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब ये जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है, ये रेडियल टाइप की भी होती है, थीटा के टर्म में भी होती है, फाई के टर्म में भी होती है। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना हमें पड़ता है, तो हम कुछ बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है, तो हमें कुछ इनिशियल कंडीशन, कुछ बाउंड्री कंडीशन रखनी होती है। इन बाउंड्री कंडीशन को जब रखते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन में जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई बाउंड्री कंडीशन रखी जाती है, तो असल में कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पता की जाती है। तो हम बाउंड्री कंडीशंस को जब यूज करते हैं, तो कुछ कांस्टेंट्स हम यूज वहां पर यूज करना शुरू कर देते हैं इंटीजर नंबर के फॉर्म में। तो एक इंटीजर नंबर हम फॉर्म करते हैं n, जिसमें जो इस तरह की पार्ट को सॉल्व करने के लिए होता है, एक इस्तेमाल करते हैं l, और एक हम क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हैं ml। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये हो जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो श्रोडिंगर मेथड से आप सॉल्व करते हो, तो एज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह के क्वांटम नंबर्स देखते हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो, कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो श्रोडिंगर बताते हैं। एक तो ये है कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन एक बड़ी ही मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है जो बहुत एलिमेंट्री लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और कंजर्वेशन लॉज है जो श्रोडिंगर अपनी इक्वेशन में बताते हैं, और जो जुड़े होते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ओरिएंटेशन है, ऐसे थोड़ा ये एक हायर साइड पे चला जाता है एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, इसीलिए बेसिक क्लासेस में इसको हम नहीं यूज करते हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में हम एंगुलर मोमेंटम से जुड़े हुए भी कुछ क्वांटम रूल या कुछ कंजर्वेशन लॉज वगैरह पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में हमारे सामने एक इक्वेशन आती है कि अगर हम एक एल टोटल एंगुलर मोमेंटम लें, तो इसको लिखा जा सकता है एल टाइम एल प्लस वन एच क्रॉस। ये रिलेशन कहां से आया? श्रोडिंगर की उस इक्वेशन को सॉल्व करके। और एक और कंडीशन आती है, द पार्ट ऑफ एल, एंगुलर मोमेंटम का जो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, दैट इज रिलेटेड विद द क्वांटम कंडीशन दिस। यहाँ पर जो एल है, ये एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और जो ml है, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी लोग पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कि आखिर इस क्वांटम नंबर में ये मैग्नेटिक वर्ड क्यों जोड़ दिया गया। इसको हम सिंपली कोई और
क्वांटम नंबर क्यों नहीं कहते, व्हाई इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी हमारे पास क्या है, दो क्वांटम कंडीशंस हैं। एक क्वांटम कंडीशन है जो मैग्नीट्यूड ऑफ एल के लिए है, टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और एक उसके जेड डायरेक्शन के लिए। यहाँ एक सवाल आता है कि व्हाई ओनली द जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन का क्या मतलब है, व्हाई नॉट एक्स डायरेक्शन या व्हाई नॉट वाई डायरेक्शन। तो इसका जो ओरिजिनेशन है, खैर काफी हद तक तो जो वो डेरिवेशन करते हैं वही समझ में आता है। एक और तरीका जो अभी बिना डेरिवेशन करे आप समझ सकते हो कि जब हम सिलिंड्रिकल सिस्टम लेते हैं, तो सिलिंड्रिकल सिस्टम में हम एक कन्वेंशन के तहत ये मानते हैं कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो उसकी लेंथ है वो जेड के अलोंग अरेंज है। तो वहां एक डिस्टेंस आर होता है और एंगल थीटा होता है सिलिंड्रिकल सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम जुड़ा होता है जब हम लोग उसमें हार्मोनिक्स वगैरह, लेजेंडर, लगुरे वगैरह जब यूज करते हैं तो वहां से भी वो जेड का इंपॉर्टेंस आता है। अलावा इसके जेड को समझने का एक वो मोटे तौर पे आप समझ लो कन्वेंशन है जो हम जेड डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं कि जेड डायरेक्शन में हम एक डायरेक्शन को माने और उसी के अबाउट हम अपने वेक्टर क्वांटिटी को मेजर करें। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू न्यू क्वांटम कंडीशंस जो कि जुड़ी हुई हैं एजीमुथल, जुड़ी हुई हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ। अच्छा, एक चीज अब यहीं से एक चीज समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर L की वैल्यू 0 मान लो, तो ये तो हमें मालूम है कि जो ml की वैल्यू होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, ml की वैल्यू -L से लेकर के 0 से लेकर के +L तक होती है, चाहे हम प्लस आगे लिखे चाहे पीछे लिखे। तो ml की वैल्यू जो है वो L पे डिपेंड करती है, यानी अगर L 1 है तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग ml होगा वो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। और अगर हमारा L खुद ही 0 है, इसका मतलब है ml की और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ml 0 ही होगा। तो अगर कंडीशन हम लें कि L बराबर 0 है, इसका मतलब है उस कंडीशन में जो ये वेक्टर L का मैग्नीट्यूड है ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये L 0 है, और जो LZ है इसमें भी ml 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। यानी यही एक ऐसी सिचुएशन है L 0 जब हमारे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अलावा इसके अगर आपने L की वैल्यू 1 मानी या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मानी, तो आप देखो मान लो मिनिमम वैल्यू क्या मान सकते हो नॉन जीरो L की, 1 मान लो। तो जब 1 मानोगे तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ L होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2h क्रॉस। तो L बराबर 1 पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ L है वो होगा √2 टाइम h क्रॉस, तो 1.414 टाइम h क्रॉस। और L बराबर जब 1 है तो ml की वैल्यू क्या हो सकती है, ml की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, यानी LZ की वैल्यू या तो h क्रॉस होगी या -h क्रॉस होगी या 0 होगी। चलो प्लस ही ले रहे हैं, यहाँ हमने प्लस साइन लिया अंडर रूट का, तो यहाँ भी प्लस साइन ले, यानी इस समय जब L बराबर 1 है तो उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ L है √2h क्रॉस और LZ है जस्ट h क्रॉस। इसका मतलब है कि ये बड़ा है। तो हर हाल में हम यही पाएंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा उसके जेड कंपोनेंट से बड़ा होगा। यानी अगर आपने L की नॉन जीरो वैल्यू ली तो आप हमेशा देखोगे कि L का मैग्नीट्यूड उसके जेड कंपोनेंट से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो सब लोग? यस सर। ओके, अब एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, बोहर की कंडीशन। बिल्कुल बेसिक पे जाके एक बार देखते हैं। तो बोहर की कंडीशन क्या है? बोहर कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mvr। इसको हम मान लो लिखते हैं L। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? n टाइम h/2π, या इसको लिख सकते हो n टाइम h क्रॉस। तो बोहर के मॉडल में हम लोग कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम NH क्रॉस होना चाहिए स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। अब देखो ये है बोहर का फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूले क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ L मतलब L बराबर होगा √L L + 1 H क्रॉस, और दूसरा है LZ बराबर ml H क्रॉस। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि आखिर ये दोनों रिलेशन
और ये बोहर की रिलेशन कैसे जुड़ी है, क्योंकि इस रिलेशन में जो एल है उसमें अंडर रूट वाले टर्म आनी चाहिए। तो अगर हम एन की वैल्यू 1 ले लें, जैसे हम कहते नहीं कि ग्राउंड स्टेट मतलब एन बराबर 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उस समय एल की वैल्यू एच क्रॉस आनी चाहिए। तो एल की वैल्यू एच क्रॉस यहां कभी नहीं आएगी। आप देखोगे कि अगर एल की वैल्यू मिनिमम रखोगे तो इस स्मॉल एल की वैल्यू मिनिमम रखने पर इसकी जो वैल्यू जीरो आएगी, और अगर एल की वैल्यू नॉन जीरो मिनिमम रखोगे तो इस कैपिटल एल की वैल्यू अंडर रूट 2h क्रॉस से कम आ ही नहीं सकती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम एलजेड रखें और एमएल की वैल्यू 1 रखें तो एलजेड इज इक्वल टू एच क्रॉस आ जाएगा। तो इससे हमें ये रास्ता समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दो इक्वेशंस में जो ये एलजेड वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जिसको बोहर ने एल कहा था। यानी बोहर ने अपने फॉर्मूले में जहां एल लिखा था, अब क्वांटम मैकेनिक्स वो एक्चुअल में एलजेड होना चाहिए। ठीक है, इस डिस्कशन का कुल मिला के इतना मतलब है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो एल है, मैग्नीट्यूड ऑफ एल और मैग्नीट्यूड ऑफ एल और जो उसका जेड कंपोनेंट है, इन दोनों को हमें केयरफुली देखना है। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, यहाँ पे दिख रही है दोनों सेम चीजें नहीं है। ये एक अलग क्वांटिटी का टर्म है और ये एक अलग क्वांटिटी का टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा एक जेड डायरेक्शन को केयरफुली इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि अगर हम उसके साथ कभी अपना एंगुलर मोमेंटम एल बनाए तो एल भी दिखे, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी दिखे, और साथ ही साथ इसका जो प्रोजेक्शन है, मान लो थीटा एंगल है, तो हमें एलजेड भी दिखे। तो हम हमेशा जेड डायरेक्शन एक ऐसी चूज करेंगे जिसमें एल और एलजेड दोनों अलग अलग दिख सके। अगर मान लो आपने कहा कि हमारे एटम में ये डायरेक्शन है वेक्टर एल की और यही डायरेक्शन है जेड की, तो जब ऐसा होगा तो उस समय एल चूंकि जेड के पैरेलल है, इसका मतलब है इसका वो भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ एल और मैग्नीट्यूड ऑफ एल जेड दोनों बराबर होगा, और ये तभी हो सकता है जब एल बराबर जीरो हो। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम जीरो मान ले रहे हैं तभी हम इस तरह कंडीशन पा पाएंगे। ये सब बड़ा कंट्रोडिक्टरी हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक इंडिपेंडेंट जेड डायरेक्शन मानेंगे, फिर उस इंडिपेंडेंट जेड डायरेक्शन के साथ हम हमेशा अपना एक एल मानेंगे, और फिर उसके बीच में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसलिए कि जब भी हम इसका प्रोजेक्शन निकालें तो हमारा एलजेड मिल जाए। ऐसा करने से हमारे पास एक रिलेशन ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा और एक रिलेशन इस दूसरे क्वांटम नंबर का भी एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों क्वांटम नंबर, दोनों रिलेशन एक साथ एग्जिस्ट तभी कर पाएंगे जब हमने अपने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जहां एक तरफ जेड है, उससे किसी एंगल पर एल है और उसका प्रोजेक्शन एलजेड है। अब यहां पर सवाल आता है कि जो थीटा है इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। बस इन्हीं थीटा की पॉसिबल वैल्यूज को बताने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है उसी को हम नाम देते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। तो क्या किया अभी तक जो पूरा डिस्कशन है उसका ओवरऑल समरी ये है कि जब हम किसी एटम के एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटम कंडीशन से जुड़ा हुआ है, उस एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट एक दूसरी क्वांटम कंडीशन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों रिलेशन आपस में इक्वेट तभी होंगे जब हम एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन माने कि एल जीरो है। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जब भी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेंगे तो उस समय कभी भी ये दो रिलेशन आपस में इक्वेट नहीं करेंगे। आपस में इक्वेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे लिए जो जेड डायरेक्शन है वो एल के पैरेलल नहीं होगी। तो फॉर मोस्ट जनरल केस हम क्या मानेंगे कि हमारी जेड डायरेक्शन हमारे एल और एल जेड को बना रही है, और ऐसी सिचुएशन में थीटा की कुछ खास वैल्यूज होंगी, और उन थीटा की जो खास वैल्यू है उन्हीं को बताने वाली जो शर्त है उसको हम नाम देते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन।
ठीक है, ये स्पेस क्वांटाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाई वी नीड टू डिस्कस स्पेस क्वांटाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बहुत जरूरत हमें, मतलब हमने किसी चीज को और थोड़ा सा उस तरह करने के लिए ये लिख दिया है, ये जरूरी है। ये भाई ये एक तरह से आप कह सकते हो ये श्रोडिंगर की थ्योरी की जो रिलेशन निकली है, इनको प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह से जेड डायरेक्शन माने। चलिए आप ज्योमेट्री करते हैं। ज्योमेट्री ये है हमारे पास, ये जेड डायरेक्शन है, ये हमारे पास एल है, वेक्टर एल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एल कह दें, और क्या करें, यहाँ एल जेड मान लें और ये मान लें थीटा। अब देखो इसका प्रोजेक्शन जो होगा, तो जो ये पूरी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। तो हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, एल जेड इज नथिंग बट एल कॉस थीटा। ठीक है, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल जेड अपॉन एल। अच्छा, अब कंडीशन इसको देखो, ये वाली कंडीशन देखो, ये कंडीशन कहती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एल यानी जिसको हमने कैपिटल एल लिखा है वो असल में एल एल प्लस वन एच क्रॉस है, और एल जेड जो होता है ये है एम एल एच क्रॉस। तो ठीक है भाई, इसको लिख देते हैं, ये हो गया एम एल एच क्रॉस और ये हो गया अंडर रूट एल एल प्लस वन अपॉन एच क्रॉस। दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से हमारे पास आ गया एम एल अपॉन अंडर रूट एल एल प्लस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब ये रिलेशन बता रहा है कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कर देते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि सपोज हमारे पास कोई नॉन जीरो एल की वैल्यू ले लो, तो मान लें एल की वैल्यू 2 है, तो 2 लोगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम एल की वैल्यू अब क्या हो सकती है, अब एम एल की वैल्यू जो होगी वो हो सकती है +2 +1 0 -1 -2, ये 5 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, और अगर हम और किसकी वैल्यू ले सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 2 + 1 यानी अंडर रूट। तो हमारे पास कॉस थीटा कौन कौन सी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक तो वैल्यू तब आएगी, एक मिनट देखिए, एक वैल्यू होगी +2/√6 जब हम इसको मानेंगे, दूसरी वैल्यू होगी +1 जब हम इसे लेंगे, तीसरी वैल्यू होगी 0/√6 जीरो हो जाएगा, फिर होगा अंडर रूट -2/√6। तो कॉस थीटा की ये 5 वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ थीटा की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, तो 2/√6 ये लगभग लगभग के करीब होता है, और 6 जो होता है ये 6 डिग्री, कॉस 0 90, ये होगा 114 और ये करीब करीब है 140। तो अब क्या देख रहे हो, अगर एल की वैल्यू आपने 2 मान ली तो कॉस थीटा की 5 वैल्यू आएंगी और थीटा की 5 वैल्यू हमारे पास होंगी। इसका डायग्राम बनाना चाहें, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये है जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब जेड डायरेक्शन में आपने जो एल लिया, एल का मैग्नीट्यूड है √6 टाइम एच क्रॉस, और यहां हम अब थीटा लेंगे, पहले ये वैल्यू कितनी थी थीटा, 35 डिग्री, 35 डिग्री हो जाएगी इस तरह से कि इसका कोई प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, मान लो अभी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये 66 डिग्री हो जाएगी, तीसरी 90 डिग्री, फिर से बना देते हैं, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, ये हो गया 35 मान लो, ये हो गया 66, ये हो गया 90, दूसरा हो जाएगा 114 और तीसरा हो जाएगा 145। हमारे पास जो वैल्यूज आ गए, इसका प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ से यहाँ तक वो +2 होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो +1 होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका प्रोजेक्शन 0 होगा, इसका -1 होगा
और इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी -2। LZ की वैल्यू +2 +0 -1 -2 जो ML के हिसाब से है। और क्या देख रहे हो कि 5 भी एंगल है, 35, 66, 90, 140 और 145। तो इस तरह से हम स्पेस क्वांटाइजेशन कह रहे हैं। यही चीज कि कोई एंगुलर मोमेंटम जब जेड डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होगा या उसकी दिशा के साथ आएगा तो थीटा कुछ निश्चित वैल्यूज ही बना पाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझ, हम लोगों ने किसकी बात की, LZ की, लेकिन LX और LY के बारे में क्या, ये भी होंगे। L एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर Z कंपोनेंट है तो इसके साथ X कंपोनेंट भी होगा, Y कंपोनेंट भी होगा। LZ को तो हमने दिखा दिया कि Z डायरेक्शन के अलोंग जो L है उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो LZ होगा। तो क्या इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये X एक्सिस है तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो LX होगा, और वैसे ही अगर 3 डायमेंशन में देखो तो इधर जो प्रोजेक्शन होगा वो LY होगा। होगा तो यही LX और LY उन एक्सिस के अलावा होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ये सारे टर्म आपस में अनसर्टेनिटी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। अब अनसर्टेनिटी रिलेशन में क्या देखते हो, मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है A, B और ये एक कांस्टेंट के बराबर है मान लो। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन कहता है कि अगर आप A को बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल शार्प वैल्यू अगर आप इसकी पा रहे हो तो आप कभी भी B की एक्यूरेट या शार्प वैल्यू नहीं पाओगे, आप हमेशा इसकी फजी वैल्यू पाओगे। फजी मतलब यू कांट बी अश्योर, आप अश्योर नहीं हो सकते इसकी क्या वैल्यू है, बहुत तेजी से बदल रही होगी उसकी वैल्यू, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब कोई वैल्यू मान लो बदल रही है तेजी से इस तरह से, तो आप मोटे तौर पर ये कह सकते हो कि लंबे समय तक देखोगे जब, तो इसका जो एवरेज बिहेवियर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई क्वांटिटी बहुत तेजी से अपनी वैल्यू चेंज कर रही है तो हम मोटे तौर पर उसकी जो मीन वैल्यू पाते हैं वो 0 के पास, 0 के लगभग या 0 के बराबर होती है। यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि हमने L का Z डायरेक्शन के अलोंग प्रोजेक्शन निकाला, और वो प्रोजेक्शन हम एक क्वांटम रूल से बिल्कुल एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, LZ = MLH क्रॉस, हम बिल्कुल एक्यूरेटली इसको निकाल रहे हैं। इसका मतलब है LZ को हम बिल्कुल शार्पली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम LX और LY को शार्पली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इनकी हमारे पास फजी वैल्यूज आएंगी। फजी मतलब जो बहुत तेजी से वैरी कर रही हैं, और इस तरह से वैरी कर रहे हैं कि इनका एवरेज बिहेवियर हमेशा 0 होगा, ओवरऑल इफेक्ट इसका हमेशा 0 होगा। ठीक है, समझ पा रहे सबको, आवाज आ रही हमारी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब इस बात को समझो जरा। यस सर। जैसे अगर हमने ये लिया L, ध्यान समझना इस बात को, ये है हमारे पास L, इसका जो प्रोजेक्शन था वो हो गया LZ, और LZ के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रूल है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और साथ ही साथ मान लो इसका एक LX भी है और इसके लिए एक LY भी है, कुछ ना कुछ है, इनकी वैल्यू बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो ये एरो जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू का नहीं है, इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है अपनी जगह पर, ऐसे ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब कैसे कैंसिल करेगा, तो होगा क्या, ये L अपनी जगह से इस थीटा को मेंटेन किए किए ये L इधर आ जाएगा। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ना, घूम रहा है अपनी जगह पर, जब घूमेगा तो अब की बार क्या होगा, LX भी यहाँ पे आ जाएगा और LY इधर चला जाएगा, फिर ये घूमेगा यहाँ पे आएगा, फिर LX इधर जाएगा, LY इधर चला जाएगा, फिर घूम के, तो अब ये इस Z के अबाउट ये L अपने आप को घुमाएगा, इसलिए घुमाएगा ताकि LX की वैल्यू को कैंसिल करने के लिए दूसरी तरफ भी एक LX की वैल्यू क्रिएट हो जाए, वैसे LY कैंसिल करने की दूसरी तरफ LY कैंसिल हो जाए, और ये LX LY बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो ये जो वैरी करने वाले LX LY हैं ये एक दूसरे को नलिफाई कर दें, इसीलिए जो L होता है ये अपने आप को घुमाता है, एक तरह से प्रोसेस करता है, इसको हम प्रोसेसन कहेंगे। आगे जाकर के इसी तरह के प्रोसेसन को हम लामर प्रोसेसन कहेंगे, लेकिन अभी हम बिना लामर का नाम लिए सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को
प्रिजर्व करने के लिए हम इस तरह कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, एलएक्स एलवाई की वैल्यू जीरो नहीं होंगी, इनकी एवरेज वैल्यू जीरो होंगी। और एवरेज वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि समाप्त में एक सीरीज लिखो, +2 +1 +6 -6 -2 -1, इस तरह सीरीज लिखो। तो टर्म जो है अपने आप में सब नॉन जीरो है, लेकिन जब ये सबको सम करके तुम इनके टोटल कंटेंट से डिवाइड करोगे यू विल गेट जीरो। तो वही चीज यहां पर भी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इनको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, एलएक्स एलवाई डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब नहीं वो जीरो होंगे, वो हम कर नहीं सकते अनसर्टेनिटी की लिमिट की वजह से। तो इसीलिए क्या करेगा, ये जो एल है ये अपने आप को जो भी एलएक्स या एलवाई डेवलप कर रहे हो वो सारे एलएक्स एलवाई एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो आप कई जगहों पर आप किताबों में देखोगे जब स्पेस क्वांटाइजेशन के डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बना देते हैं कि एक ये लिया और इसके अबाउट एक सर्किल, एक कोण बना दिया, फिर एक इसको लिया इसके लिए कोण बना दिया, फिर इसको लिया इसके लिए इस तरह से कोण बना दिया। वो हर बार एक कोण भी साथ ही साथ ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, इस तरह का इधर बन गया और इस तरह का इधर बन गया। तो वहां पर सवाल आता है कि आखिर ये जो अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई नहीं, तो बिना कोई बाहर से एनर्जी दिए आखिर ये जो एल है ये कैसे जेड एक्सिस के अबाउट प्रोसेस कर रहा है। तो इस एल के जेड एक्सिस के अबाउट प्रोसेस करने का जो बेसिक कारण है वो ये है ताकि एलएक्स और एलवाई एक दूसरे को कैंसिल कर दे और उसका कोई भी इफेक्ट न दिखाई पड़े और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ हमारे पास प्रिजर्व रहे। ओके, सो अब हम एक उसी के आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक तरह से आप कह सकते हो मैग्नेटिक इंटरेक्शन की। अब हम आगे आने वाले समय में एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एमएल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कहते हैं, क्यों इस एमएल का नाम पड़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कुछ रिलेशन पहले हमने डिराइव किए हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने डिराइव किया था रिलेशन वो ये था कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होती है वो E टाइम 2m वेक्टर L होती है। ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का ये हमारे पास एक रिलेशन है। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोगों ने एक पढ़ते हैं कि जब कोई बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है, जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है। हाँ किरण, आपको नहीं आ रही? हेलो किरण, बाकी लोग को सुनाई पड़ रही है आवाज? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। हेडफोन लगा लो, हो सकता है धीमी आ रही हो तो उसको हो सकता है। हाँ, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मालूम है और वो मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है तो वहां पर एक मैग्नेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है हमारे पास। मैग्नेटिक एनर्जी, इसको हम जनरली यूएम से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू होती है -μ टाइम बी। ठीक है, ये इसका एक रिलेशन होता है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रिलेशन। तो इसको क्या डिस्कस करें, ये हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको ये मालूम है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक खास बात, एल स्पेस क्वांटाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है। किन कारणों से फॉलो करता है वो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये एल जुड़ा हुआ है म्यू के साथ, तो इसका मतलब है कि अभी तो सिर्फ एक नंबर ही तो होगा, E/2m सिर्फ एक नंबर है, तो नंबर का इतना मतलब हो सकता है कि एल का इफेक्ट दुगना चला जाए म्यू में या एल का इफेक्ट आधा चला जाए। अगर इस पूरी चीज की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब म्यू का जो इफेक्ट है वो एल का हाफ है मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर ये क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब है म्यू भी क्वांटाइज्ड होगा। तो अगर एल स्पेस क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है इसका मतलब म्यू भी स्पेस क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगा। तो यहां पर आप ये समझ लो कि जो मैग्नेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू म्यू पे डिपेंड कर रही है
और म्यू के पास भी अपना खुद का क्वांटाइज्ड बिहेवियर है, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल है एल के। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी हम वैल्यू सोचें तो कोई भी वैल्यू यूएम की पॉसिबल है, नहीं भाई। यूएम की वही वैल्यू पॉसिबल होगी जिन वैल्यू के लिए म्यू की वैल्यू पॉसिबल होगी, और म्यू की वही वैल्यू पॉसिबल होगी जो एल के लिए पॉसिबल होगी। और एल की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, तो स्पेस क्वांटाइजेशन की कंडीशन से हमारे सामने आएगी। जरा समझो इसको, म्यू एम है, माइनस है, म्यू की जगह पर हम ये रख दें तो जाएगा माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल डॉट बी। तो ये हो जाएगा ई बाई 2m एल डॉट बी। यानी कि मान लो कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगाया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और हमारा एल का एक कोई वैल्यू है और उसके बीच में थीटा है, तो यहां पर एल डॉट बी का मतलब है मॉड ऑफ एल मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको लिखें इस तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं ई बाई 2m एल बी कॉस थीटा। ठीक है। अब ये क्या है, एल बी क्या है, एल का प्रोजेक्शन यही तो होता है एल कॉस थीटा, और इसको हम नाम देते हैं एल जेड। तो अब क्या करो, इस फॉर्मूले में ई बाई 2 में जो एल कॉस थीटा है इसको उठा के कह दो आप एल जेड और इंटू बी। सो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, यूएम बराबर ई बाई 2m एल जेड बी। एल जेड क्या होता है, एम एल एच क्रॉस। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया यूएम बराबर ई एम एल एच क्रॉस बी अपॉन 2m। अच्छा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई बी बाई 2m, ई बी बाई 2m इंटू एम एल एच क्रॉस। ये जो क्वांटिटी है इसको एक नाम दिया गया है ओमेगा एल, इसको कहते हैं लॉर्मर फ्रीक्वेंसी। इसका डेरिवेशन अभी हम लोग आगे करेंगे, तो इसको हम ओमेगा एल कह दें। कहां से आया, डिराइव करेंगे आगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर द सिचुएशन इज ओमेगा एल टाइम एम एल एच क्रॉस। तो ये दिखा रहा है, ये इक्वेशन दिखा रहा है कि जब हमारा एटम जिसके पास अपना खुद का कोई एंगुलर मोमेंटम है वो अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो एमएल पे डिपेंड कर रही है। तो एमएल वो क्वांटम नंबर है जिसके ऊपर उस एटॉमिक सिस्टम की मैग्नेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी की इसी डिपेंडेंसी की वजह से इसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पड़ा। तो एमएल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्वांटम नंबर उस एटॉमिक सिस्टम के मैग्नेटिक एनर्जी से जुड़ा होता है। साफ साफ दिख रहा है कि अगर एमएल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है उस सिस्टम के पास मैग्नेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, 0 होगी, यानी वो कोई मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मान लो वो हमारा जो सिस्टम था ऑलरेडी उसके पास किसी तरह की एनर्जी ई थी, उसकी अपनी एनर्जी थी, कोई भी तरह की एनर्जी है, और अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी हो रहा है, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट। मान लो ई नॉट कोई इनिशियल एनर्जी थी उसके पास, ई नॉट प्लस ओमेगा एल एम एल एच क्रॉस। तो अभी हमारे पास सिस्टम बन गया। अब देखो, अब सिचुएशन लेते हैं, मान लो एल बराबर हम ले लें, या इसको हम ऐसा ना करें, अब हम मान लें कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान समझिएगा। कंडीशन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जिसके लिए एल हम 0 मानते हैं। तो अगर एल 0 है तो इसके लिए एमएल भी 0 होगा, और उसकी एक एक्साइटेड स्टेट है जिसको हम मान ले एल बराबर 1। तो एल बराबर 1 उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो अब उसके लिए एमएल की वैल्यू +1, 0 और -1, ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। और इसके लिए भी माने भाई जरा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है। तो n बराबर 2 का मतलब है l 0 हो सकता है, l की वैल्यू 1 हो सकती है। तुमने इसी 1 को ले लिया है। अब जरा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ये है n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट,
जबकि L 0 है, यानी इसके लिए ml की वैल्यू भी 0 है। और एक दूसरी एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट जहां हमने n की वैल्यू 2 ली, उस n की वैल्यू 2 में हमने अपनी कंडीशन मानी L बराबर 1, उसके लिए एक एनर्जी स्टेट है, इसमें हमने हमारे लिए अब यहाँ पे तो ml की वैल्यू कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम इन दोनों की बात कर रहे हैं कि n2 है, L1 है। तो अभी हम ना बात करें इसकी, क्योंकि इसकी बात तब आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो नहीं है। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के साथ ही क्या हो जाएगा, ओमेगा एल टर्म नॉन जीरो होकर ओमेगा एल में क्या है, ईवी बाई 2। जैसे बी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ये नॉन जीरो होगा, यानी ये पूरा टर्म अब अपना काम करना शुरू कर देगा। तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एल बराबर 0 था और एल बराबर 1 होने पर अब ये 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा हो गया ml 1 वाला, दूसरा हिस्सा हो गया ml 0 वाला, और तीसरा हिस्सा हो गया ml माइनस 1 वाला। ये अब देखो, ये 3 टर्म दिखने क्यों शुरू हुए, क्योंकि जब b की वैल्यू नॉन जीरो थी तो ही हमारी एनर्जी में ये वाला टर्म अपना कोई हिस्सेदारी दिखा सकता था, और जब तक b 0 था तब तक ये टर्म 0 था। सिर्फ यही एनर्जी थी जिसके लिए हमने यहाँ एनर्जी स्टेट बनाई, यहाँ एनर्जी स्टेट बनाई। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके लिए, तो ml की वैल्यू 0, क्योंकि L 0 पर ml 0 ही रहेगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा ग्राउंड से एक्साइटेड में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो हो सकता है वो यहां जाए, हो सकता है वो m0 पे जाए या m-1 पे जाए। जब यहां से ट्रांजिशन होगा तो उस समय m0 है, इसका मतलब उसकी एनर्जी सिर्फ E0 होगी। अगर यहां से ट्रांजिशन होगा तो उस समय उसकी एनर्जी E0 प्लस m की वैल्यू 1 रखोगे तो इसका मतलब ओमेगा एल h क्रॉस होगा। और जब यहां से ट्रांजिशन होगा तो ml -1 है, यानी इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी E माइनस ओमेगा एल h क्रॉस। तो अब अगर इनके लिए हम स्पेक्ट्रल लाइन देखेंगे तो इसकी एनर्जी E0 है, तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे होगी जिसकी मान लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। ये दूसरा टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होगी क्योंकि E प्लस समथिंग है, तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा प्लस समथिंग। और जो ये दूसरा तीसरा ट्रांजिशन है, इसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होगी जहां फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा माइनस समथिंग। अभी समथिंग कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल कंसेप्चुअली क्या समझो कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी तो ये जो लाइमन सीरीज बन रही, लाइमन सीरीज क्यों बन रही, क्योंकि हायर से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन थी। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, आपने पाया कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइन 3 हिस्सों में बट गई। तो यहां से हम एक नया नाम अब देखेंगे, इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या है? जीमान इफेक्ट है कि जब हमारे पास कोई स्पेक्ट्रल लाइन स्ट्रक्चर होता है और अगर हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो हम क्या पाते हैं कि वो जो लाइन स्ट्रक्चर है वो स्प्लिट कर जाता है। अब स्प्लिटिंग भी दो तरह, एक तो हो सकता है 3 लाइनें से यहां हुई है। अगर 3 लाइनों में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट। लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा लाइनों में हो रहा है, 4, 6 इस तरह से बढ़ रहे हैं, मोर देन 3, तो हम उसे कहते हैं एबनॉर्मल या एनोमलस जीमान इफेक्ट। तो 2 तरह के जीमान इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल जीमान इफेक्ट और अनोमलस जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट को तो हमने बड़े आसानी समझा लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से, लेकिन अनोमलस जीमान इफेक्ट को अगर आपको समझाना है तो अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। तो अभी तक 3 क्वांटम नंबर हमारे पास है, n बोहर ने प्रपोज किया था, L सोमरफेल्ड के मॉडल से आया, ml जब हमने ये सारी चीजें देखी क्वांटम रूल डिराक की श्रोडिंगर की थ्योरी से लगाए, 3 क्वांटम नंबर आ गए,
चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत दुनिया ने कब महसूस की, जब वो ये देख रही थी कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट तो एक्सप्लेन हो जा रहा है, लेकिन अब नॉर्मल या अनॉमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो रहा है। अब इंडिपेंडेंटली यहाँ पर गॉड स्मिथ और स्टर्न गरलाक के सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ पर स्पिन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। 40 मिनट भी होने वाले हैं, तो अब अगला सेशन जो होगा उसके लिए हम आपको मैसेज कर देंगे और लिंक भी शेयर कर देंगे। किसी कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताएं। किरण?